नमस्कार बच्चों। हम जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त और उसकी कथा वस्तु देख रहे थे। कथा वस्तु को ही कथानक भी कहा जाता है। कल हमने देखा था कि चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभक्त किया गया है। इसकी जो कथा वस्तु है वो 4 अंकों में फैली है। कल हमने 2 अंक और उनकी कथानक को देखा था। आज हम शुरू करते हैं तीसरे अंक से। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो तीसरा अंक है उसमें 9 दृश्य है। पहला दृश्य जब खुलता है तो हमें मालूम चलता है कि चाणक्य के जो अनुचर है वो राक्षस को सूचना देते हैं कि नंद ने सुवासिनी को कैद कर लिया है और उसे बंदी बनाया जाने वाला है। मगध के सैनिक बने लोग राक्षस को भी बंदी बना लेते हैं, किंतु चाणक्य द्वारा नियुक्त राक्षस के अंगरक्षक राक्षस को उनसे छुड़ा लेते हैं। सिंहरण और अलका के विवाह का आयोजन होता है जिसमें राक्षस को आमंत्रित किया जाता है। सिकंदर भी उस उत्सव में सम्मिलित होने वाला है। द्वितीय अंक में हमने देखा था कि पर्वतेश्वर आत्महत्या करना चाहता है, किंतु चाणक्य समय पर पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तो यहाँ पर उसके बाद चंद्रगुप्त और कार्नेलिया परस्पर बातें कर रहे हैं। उसी समय फिलिप्स वहाँ पर आ जाता है और कार्नेलिया को लेकर उसमें और चंद्रगुप्त में वाद विवाद होने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है कि वह जब चाहे उसे द्वंद्व युद्ध करने को प्रस्तुत है। चाणक्य सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस से उसकी मुद्रा ले लेता है। यहाँ राक्षस एक पात्र का नाम है। तीसरे दृश्य में सिकंदर भारत से लौट जाता है, भारत से प्रस्थान करता है। सभी लोग उसे सद्भावनापूर्वक विदाई देते हैं। उसके बाद आता है चौथा अंक, जिसमें ये बताया गया है कि राक्षस को ये ज्ञात हो जाता है कि सुवासिनी को बंदी बनाए जाने की बात गलत थी। तो उसे चाणक्य के षड्यंत्र को वो समझ जाता है। वह उसकी मुद्रा से उसके विरुद्ध कोई चाल चलने वाला है ये उसको पता लग जाता है। चाणक्य पर्वतेश्वर को ये वचन देकर मगध के विरुद्ध तैयार करता है कि सफलता मिल जाने पर उसे आधे साम्राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। पर्वतेश्वर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और सहायता करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। पांचवें दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ बलात् प्रेम करने का प्रयत्न करता है। तभी राक्षस वहां पर आ जाता है। नंद लज्जित होकर सुवासिनी को छोड़ देता है। छठे दृश्य में चाणक्य मालविका को राक्षस की मुद्रा के साथ एक पत्र देता है। मुद्रा मतलब अंगूठी। राक्षस और सुवासिनी का विवाह होने वाला है। मालविका नर्तकी के रूप में उस पत्र को नंद के पास पहुंचाने के लिए चल देती है। इसी बीच चाणक्य का एक सुरंग से शक्टार को एक नरकंकाल के रूप में बाहर निकलता देखता है। उसके 7 पुत्र बंदीगृह में तड़प कर मर चुके हैं। वह उन्हीं की हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकलता है। चाणक्य उसकी कथा को सुनकर नंद से प्रतिशोध लेने की बात कहकर शक्टार को अपने साथ ले जाता है। सप्तम दृश्य में नंद वरुचि सेनापति मौर्य की पत्नी यानी चंद्रगुप्त की माता और मालविका को बंदी बना लेता है। राक्षस और सुवासिनी को भी उस समय बंदी बनाने की आज्ञा देता है जब वे दोनों विवाह वेदी पर बैठे हुए थे। 8वें दृश्य में सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स का वध कर दिया है
चाणक्य अपने आदमियों की सहायता से बंदीगृह से चंद बंद सेनापति मौर्य, उसकी पत्नी, शक्टार और वरुचि सभी को बाहर निकाल देता है। चाणक्य पर्वतेश्वर को समझाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त नगर के भीतर विद्रोह प्रारंभ करे, वह नगर द्वार पर बाहर से आक्रमण कर दे। देखिए, यहाँ पर हम चाणक्य कूटनीति के मामले में आज भी हम जिनका उदाहरण देते हैं, यहाँ पर वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। राक्षस चाणक्य द्वारा उसके नाम से भेजे गए जाली पत्र को सुनकर स्तब्ध रह जाता है, परंतु स्वयं को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाता। नंद इन दोनों को दंड सुना ही रहा है कि चंद्रगुप्त सैनिकों सहित सभा में पहुंचकर नंद को बंदी बना लेता है। वहां उपस्थित सब लोग उसे सम्राट घोषित कर देते हैं। दरअसल चौथा अंक जो है वो सबसे बड़ा अंक है, उसमें 14 दृश्य है। इसके बाद राक्षस कार्नेलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है, परंतु कार्नेलिया उसे और नहीं पढ़ना चाहती। सिल्यूकस कार्नेलिया को बताता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त से नाराज होकर मगध छोड़कर चला गया है। यह घोषणा वह सिद्ध करने के लिए करता है कि वह उसके बिना भी काम चला सकता है। सुवासिनी बंदी के रूप में यूनानी शिविर में पहुंचती है और कार्नेलिया उसकी बातों पर मुग्ध होकर उसे अपनी सहेली बना लेती है। सिल्यूकस और कार्नेलिया में परस्पर इस आक्रमण के संबंध में वार्तालाप होता है। दशम दृश्य में चाणक्य सिंहासन को अपनी रणनीति की योजना बताता है। इसी दृश्य में सिल्यूकस और चंद्रगुप्त की भेंट भी होती है। युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध में सिल्यूकस के साथ युद्ध करते हुए आंभिक की भी मृत्यु हो जाती है और सिल्यूकस घायल हो जाता है। समय पर पहुंचकर सिंहासन चंद्रगुप्त की सहायता करता है। 11वें दृश्य में यूनानी शिविर में एक भाग में राक्षस और सुवासिनी की भेंट होती है। राक्षस सुवासिनी को अपने साथ ले जाता है। अंत में युद्ध में सिल्यूकस की पराजय होती है। 12वें दृश्य में चाणक्य सिल्यूकस के पास यह सूचना पहुंचवा देता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिद्वंदी ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर सिल्यूकस विवश होकर चंद्रगुप्त के साथ संधि करने को तैयार हो जाता है। संधि की एक शर्त यह भी है कि कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया जाए। इस संबंध में जब सिल्यूकस से पूछा जाता है तो वो अपनी मौन स्वीकृति दे देता है। सिल्यूकस भी इसे स्वीकार कर लेता है। 13वें दृश्य में चाणक्य महात्मा दांडयन के आश्रम में ध्यान में मग्न बैठे दिखाई देते हैं। उसी समय चंद्रगुप्त का पिता मौर्य सेनापति चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है, किंतु चंद्रगुप्त ठीक समय पर पहुंचकर पिता को रोक देता है। चाणक्य मौर्य को क्षमा कर देता है। मौर्य चंद्रगुप्त के पिता हैं और राक्षस को अमात्य पद सौंप देता है। वह राक्षस से सुवासिनी को सुखी रखने का आग्रह करता है। फिर सब लोग सिल्यूकस की अभ्यर्थना करने की तैयारी करने लगते हैं। 14वें दृश्य में राज्यसभा में यूनानी और भारतीय दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित होते हैं। चंद्रगुप्त सिल्यूकस से कहता है कि वह ऑन्टिगोनस के विरुद्ध सिल्यूकस की सहायता करेगा। सिल्यूकस चाणक्य के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु चाणक्य अकस्मात राज्यसभा में आ जाता है और सिल्यूकस से आग्रह करता है कि वह कार्नेलिया का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दे। सिल्यूकस उसके आग्रह को स्वीकार करके चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के हाथ मिला देता है। तभी फूलों की वर्षा होती है, जय ध्वनि होती है और चाणक्य मौर्य सेनापति का हाथ पकड़कर संन्यास ग्रहण करने चला जाता है। तो ये कहानी है चंद्रगुप्त नाटक की, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों को चाणक्य ने अपने पक्ष में करके और विदेशी आक्रांताओं को भगा दिया हिंदुस्तान से, और पूरे मगध का विस्तृत साम्राज्य उस पर चंद्रगुप्त को शासक नियुक्त किया। चाणक्य ने उसे राजा बनाया और उसके बाद स्वयं संन्यास ग्रहण करके चला गया। तो इस तरह से यह जो नाटक की कथा वस्तु है, यह भारतीय संस्कृति के
गौरव का गान करती है और इसके साथ ही हमें बताती है कि हमारा जो इतिहास रहा है वो कितना गौरवपूर्ण रहा है। धन्यवाद।